लेट्स स्पाइक पॉडकास्ट। नमस्कार, लेट्स माइक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही विशेष अतिथि, विशेष गेस्ट हमारे साथ हैं, राजेश पहाड़िया जी। और इनके साथ हम एक ऐसे अनोखे विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में सुना सबने है लेकिन जानते बहुत कम लोग हैं। और वो सब्जेक्ट है फिलेटली, स्टैम्प कलेक्शन। आप सब ने सुना होगा, अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया पर भी आता है कि फलां टिकट बहुत महंगा बिका, फलां टिकट बहुत दुर्लभ है। तो ये टिकट क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इसका मार्केट है, कैसे ये हॉबी शुरू हुई और इस हॉबी में कितने गुण छिपे हुए हैं, कितनी नॉलेज बेस्ड हॉबी है, इन सब बातों पर हम बात करेंगे। राजेश पहाड़िया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत लेट्स माइक में। नमस्कार। और पहाड़िया जी के बारे में मैं बता दूं, आप पिछले लंबे समय से राजस्थान फिलेटलिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। और जो देश में सबसे बड़ी बॉडी है फिलेटली की, स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी को प्रमोट करने के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए, फिलेटलिक कांग्रेस ऑफ इंडिया, उसके आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। और बहुत लंबे समय से आप फिलेटली को अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में राजेश पहाड़िया जी एज जूरी उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। और ये बहुत खुशी की बात है कि अभी हाल ही में आप चाइना गए थे भारत के जो स्टैम्प कलेक्शंस हैं उनको लेकर। और दुबई का भी आपका बहुत जल्दी प्लान है जाने का। और पहाड़िया जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। इस नई हॉबी के साथ हम अपने जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि कैसे स्टैम्प कलेक्शन एक आय का जरिया भी है, इनकम का भी है। तो ये कैसे, हम हॉबी की बात तो फिर करेंगे, पहले बात करें कि इससे कमाई कैसे होती है और कौन से टिकट हैं जिनसे कमाई हो जाती है। सबसे पहले तो अनुराग जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस सब्जेक्ट के लिए मुझे इनवाइट करा बोलने के लिए। और बात तो शुरू हुई ही खैर कि स्टैम्प्स क्या होते हैं, क्यों बने, कैसे बने। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो हर जगह मैं जब भी कहीं फिलैटली के बारे में कोई भी बात करता है तो बात वहीं पे आती है, इसकी कीमत को लेकर। तो आपने भी शायद लास्ट पॉइंट वहीं लाके छोड़ा। मैंने इसकी शुरुआत उसी से की। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि स्टैम्प का तो जन्म ही एक वैल्यू रिकवर करने के लिए हुआ। क्योंकि चिट्ठियों का आना जाना तो पीढ़ियों से चल रहा था, शताब्दियों से चल रहा था। और चिट्ठियां एक से दूसरी जगह जाई जाती थी और उसका जो भी कोई मेहनताना किसी न किसी रूप में जो मेहनत करता था उसको मिलता था। लेकिन जब ये जनरल पब्लिक के लिए लाने की जब बात चली, और पब्लिक के लिए अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया में बात करें, क्योंकि राजे महाराजाओं के समय से हमारे यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ रही हैं डाक इधर डाक से को इधर उधर ले जाने के लिए। हाँ। लेकिन मैं उन वो बहुत सारी हिस्ट्री है उसकी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं एक ऑर्गेनाइज्ड जो सिस्टम स्टार्ट हुआ वो ब्रिटिश राज के अंदर अराउंड 1766 के अंदर पोस्टल एक पोस्टल सिस्टम लॉर्ड क्लाइव ने स्टार्ट करा। तो उस वक्त से लेके वो तब प्राइमरीली फॉर गवर्नमेंट सर्विस थी। उनकी मिलिट्री के लेटर्स और उनके डिपार्टमेंट आपस में लेटर्स तक ही सीमित थी। फिर इस बात का बहुत जोर था कि पब्लिक को भी ये सर्विस दी जाए। तो 1840s में इंग्लैंड के अंदर ये स्टैम्प्स इंट्रोड्यूस हुए। वो उसी बात पे इंट्रोड्यूस हुए कि अब जो इसके इन्वेंटर हैं स्टैम्प के, जो हम सर रॉलैंड हिल बोलते हैं, उन्होंने सबसे पहले ये बात सबके दिमाग में लाई कि अभी जो चिट्ठियां हम भेजते हैं, लोगों को जो सर्विस देते हैं, उसमें पैसे रिसिपिएंट देता है। अच्छा, जिसको चिट्ठी मिल जिसको रही है चिट्ठी मिलती थी वो देता था। तो काफी बार ये होता था कि रिसिपिएंट पैसे देता ही नहीं था। या तो वो मैसेज पढ़ लेता था, फिर पकड़ा देता था पोस्टमैन को कि मेरे काम की नहीं है, ले जाओ। यानी ये चालाकियां इंग्लैंड में भी होती थी। पैसा बचाने की प्रवृत्ति तो शायद मानव में शुरू से ही रही होगी सभी जगह। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम थी कि लोग चिट्ठी लेते नहीं थे, और उस वजह से पोस्टल डिपार्टमेंट को बहुत लॉस होता था। तो पहली बार ये सर रॉलैंड हिल ने प्रपोज करा कि क्यों नहीं हम एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करें जिससे हम ये पैसे पहले ही रिकवर कर सके, प्रीपेड हो जाए। प्रीपेड हो। तो ये स्टैम्प का जन्म हुआ 1840 में ब्लैक मनी के साथ में इंग्लैंड में। तो जो हम बात कर रहे थे कि पैसे से कनेक्ट ऑफ स्टैम्प, तो इसके बनने से ही शुरू हो गया था। इसको तो जारी ही इसलिए किया कि पैसा पहले ही वसूल लिया जाए। फिर कुछ एक 10 साल बाद में इंडिया में भी इसके ऊपर फिर काम चालू हुआ।
तो बहुत थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल 1852 में सिंध में स्टैंप निकले, वहाँ के गवर्नर ने निकाले, आउट ऑफ पावर उन्होंने निकाल दिए। वो ऑल इंडिया के लिए नहीं थे, सिंध प्रोविंस के लिए थे, लेकिन सिंध डाक जिसको कहा सिंध डाक जिसको कहते हैं, वन ऑफ आवर रेयरेस्ट जो इंडियन स्टैम्प्स माने जाते हैं। लेकिन ऑफिशियली 1854 में इंडिया में स्टैम्प छपे और स्टार्ट हुए। तो तब से लेके आज तक ये अपने आप में इतना धीरे 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 अंडर ब्रिटिश पीरियड, बाद में इंडियन पोस्टल सिस्टम के अंडर में, ये एक न सिर्फ वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैम्प एंड कवर्स एंड पत्रों के आदान प्रदान का किसी भी सिस्टम की हम बात करें, एक ये सिस्टम डेवलप हुआ। तो इसी के साथ में इससे कनेक्टेड इसको कलेक्ट करने की जो हॉबी है, ये भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज बहुत बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इंडिया में बहुत फैल चुकी है, फिलेटली जिसको हम कहते हैं। अब फिर वापस से अगर थोड़ा सा इस बात पे आते हैं कि ये कैसे कलेक्टिंग इंटरेस्ट बन गया, तो बहुत मतलब कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें। हालांकि अट्रैक्टिव स्टैम्प्स हैं, दुनिया में जो भी चीज़ अट्रैक्टिव होती है लोग कलेक्ट करते हैं, पर इस स्टैम्प में एक हिस्ट्री रिलेट होती है कि एक लेडी थी, उसने यूज्ड स्टैम्प्स कलेक्ट करके और पेपर में ऐड निकाल दिया था इंग्लैंड में उसी पीरियड के अंदर। और उसने ऐड में ये लिखा था कि भाई यूज्ड स्टैम्प्स मुझको दीजिए, मैं उनको उसका कोलाज बनाना था उसको। अचानक लोगों का ध्यान गया कि भाई यूज्ड स्टैम्प भी किसी काम के हो सकते हैं। तब से फिर लोगों का ध्यान जाने लगा, कलेक्टिंग बढ़ने लगी। बहुत सॉलिड बैकग्राउंड कलेक्टिंग का ये भी है कि इंग्लैंड के जो रॉयल फैमिली थी, उनका खुद का ये शौक था। क्वीन विक्टोरिया हो या जॉर्ज जो रूलर थे, उनका खुद का ये शौक था। वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैम्प डीलिंग कंपनी भी उनकी पेट्रोनेज में स्टैनली गिबन्स के नाम से इंग्लैंड के अंदर चली। तो ये हॉबी शुरू से, जो हम कहते हैं कि इट हैज़ बीन हॉबीज ऑफ किंग्स एंड किंग्स ऑफ हॉबीज, तो वो पेट्रोनेज शुरू से था। लेकिन अभी आज के ज़माने में अब जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया ये ज़माना आ गया, इससे अब ये मासेस में रीच कर चुकी है। अब ये लास्ट पॉइंट तक आ चुकी है, इसके बारे में बच्चों से लेके बड़ों तक अवेयरनेस बहुत बढ़ चुकी है और पूरा वर्ल्ड अब कनेक्टेड है। मैं अब भी अगर याद करता हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तो हमारे जो रोल मॉडल फिलैटलिस्ट होते थे, जो हमारे सीनियर्स बड़े फिलैटलिस्ट थे, हमारा पहला क्वेश्चन उनसे यही होता था कि उनके पास कितने टिकट है और कितनी कंट्री के हैं। किसी सीनियर ने अगर बोल दिया कि उसके पास 10,000 टिकट है और 100 से ज़्यादा कंट्री के हैं, तो ये इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसका एग्जाम्पल होता था आपस में कि अरे भाई इनके पास तो इतने टिकट है, इतनी कंट्री के टिकट है। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं इम्पोर्टेंट रह गई, पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है, बहुत ईजी है किसी भी कंट्री का टिकट मंगाना, कितने भी टिकट इकट्ठे कर लेना। तो अब हॉबी डेवलप हो गई और अब स्पेशलाइज्ड हो गई थीम पर। अब आजकल थीम्स पर कलेक्ट करते हैं या हिस्ट्री जानने के लिए कलेक्ट करते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हिस्ट्री को स्टडी करके और उसको समझाने के हिसाब से लोग कलेक्ट करते हैं। अब इसके कई फॉर्मेट आ गए, अब कई तरीके आ गए। पहाड़ी जी, जैसा आपने कहा, हॉबी तो बहुत डेवलप कर गई और आज के समय जो आईटी का युग चल रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि चिट्ठी लिखना, चिट्ठी भेजना तो बहुत कम हो गया है, लेटर राइटिंग, लेटर को भेजना। तो अब स्टैम्प मिलते कहाँ से हैं जिसको कोई कलेक्ट करेगा? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सब जगह मैं आजकल जब भी कहीं जाता हूँ तो सबसे पहले लोग ऐसा ही सोचते हैं कि इतने कंपटीशन के ज़माने में और इतना जब सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट हो गए हैं, तो अब स्टैम्प्स के लिए कहाँ टाइम मिलता होगा। बट स्ट्रेंजली, बिकॉज ऑफ इजी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, उल्टा ये यूथ के अंदर ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया है। और अभी जितना स्ट्रेस है करियर को लेके, स्टडीज़ को लेके, उसके बीच में बहुत कम टाइम में बहुत इजीली स्ट्रेस बस्टर का काम फिलैटली कर रही है। तो मैं तो उल्टा ये देख रहा हूँ कि जो हमारे आईटी वाले बंदे हैं, जो 24 आवर लैपटॉप कंप्यूटर से लगे रहते हैं, वो वाला ग्रुप सबसे ज़्यादा फिलैटली से जुड़ा है। जो नए बच्चे हैं, जो ऑनलाइन में सर्फिंग कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि कुछ और चीज़ में उतना एंटरटेनमेंट नहीं है जितना इसमें है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन भी है, नॉलेज भी है, अपना फेवरेट पास टाइम तो खैर है ही, और रिकॉग्निशन भी है। देखिए, आज मैं बहुत सुंदर सा कोई पौधा, गार्डनिंग का मुझे शौक है और मैंने मेरे गार्डन में लगा रखा है,
तो मेरा जो एक उसको पजेस करने की जो प्राइड है कि इतना सुंदर मेरे पास पौधा है, वो मैं किसी से शेयर करने के लिए मैं उसको फोटो भेजूंगा, 4 आदमी अप्रिशिएट करेंगे कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसका कोई रिकॉग्नाइज फॉर्मेट नहीं है कि जहाँ पे मेरी इस चीज़ को बहुत हज़ारों लाखों लोग अप्रिशिएट करें। फिलैटली बहुत ऑर्गेनाइज्ड हॉबी है। इसमें राइट फ्रॉम स्मॉल लेवल टू इंटरनेशनल लेवल तक कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, उनके पैरामीटर्स उनके पैरामीटर्स में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो अपनी किसी भी नॉलेज को, अपनी किसी भी प्राइज्ड पोज़ीशन को, उनको शेयर करना बहुत आसान हो गया। मतलब अभी तो मैं आपको बताऊँ कि लेटेस्ट के अंदर तो आजकल डिजिटल एग्जीबिशंस हो रही हैं, वर्चुअल एग्जीबिशंस हो रही हैं। पहले तो मुझे अगर कहीं इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना होता था तो मैं वो पूरा कलेक्शन उस कंट्री में ले जाता था, वहाँ डिस्प्ले होता था। अभी तो मुझे उसको स्कैन करके उसकी इमेज अपलोड करनी है। तो चीज़ें इतनी टेक्नोलॉजी के साथ सिंपल हो गई कि इससे लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं। लेकिन क्या इससे लेटर लिखने का जो एक चलन था वो ये एक चैलेंज है, ये एक चैलेंज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक हॉबी था, हम लोगों को बचपन का याद है कि एक चिट्ठी लिखना, उसके बाद स्टैम्प खरीदना और उस पर चिपकाना, फिर उसको लेटर बॉक्स में डालना, हाँ, ये पूरा प्रोसेस होता था। पूरा और process एक चिट्ठी का वेट करना, फिर उसके टिकट को हटाना और बिल्कुल, फिर बिल्कुल। उसको किसी एल्बम में या ये जो चीज़ है ये तो मैं बहुत फ़ील करता हूँ क्योंकि मैं बोथ जनरेशंस को एक तरीके से रिप्रेज़ेंट करता हूँ कि जब मैं जूनियर था, स्कूल में था, तभी से ये डिक्लाइनिंग हो गई थी। मगर अब तो मैं देख रहा हूँ कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। अभी क्लार्क्स आमेर में लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था। हुँ, तो वहाँ पे हमारे एक मेंबर हैं रवि कामरा साहब, उन्होंने मुझे बोला कि पाड़िया साहब किसी तरह पोस्ट बॉक्स मिल सकता है क्या? मुझे लगा पोस्ट बॉक्स आप वहाँ पे लगवाएँगे, वहाँ चिट्ठी लिख के डालेगा कौन? हाँ, उनका कहना था मुझे यही करवाना है। लेटर बॉक्स वहाँ लेटर बॉक्स में लगाऊँगा और वहाँ पे पोस्ट कार्ड्स रख दूँगा और हम एक बैनर लगाएँगे, लोगों को कहेंगे कि प्लीज़ आप चिट्ठियाँ लिखिए। तो अपार्ट फ्रॉम कि उनका वो सोच इतनी अच्छी थी, पोस्ट बॉक्स डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने प्रोवाइड भी करवाया, वहाँ पे लगाया, एक काउंटर लगा। लेकिन मज़े की बात ये थी कि बाद में जब उन्होंने वीडियो शूट करे, कुछ लोग वहाँ आके ये बोल रहे थे कि अरे ये पोस्ट बॉक्स आज भी एग्ज़िस्ट करता है। यानी उन्होंने उस पोस्ट बॉक्स को 20-30 साल बाद देखा था। हाँ, कुछ ने कहा अरे चिट्ठियाँ अभी भी डलती हैं, लिखते हैं। मतलब मैं अभी भी याद करता हूँ एक आधा वीडियो में अराउंड शायद 70 इयर्स ऑफ एज की 2 लेडीज़ रही होंगी। वो जैसे ही उन्होंने पोस्ट बॉक्स को देखा और वो इतनी खुश हुई, अरे ये पोस्ट बॉक्स है। हम बचपन में चिट्ठियाँ लिखते थे और वो दोनों आपस में बात करने लगे, चलो भई एक चिट्ठी मैं तुमको लिखती हूँ, मुझे लिखो। दोनों ने वहाँ पे बैठ के चिट्ठियाँ तो ये जो चिट्ठी लिखने का जो पर्सनल चार्म है, वो तो ज़रूर इस बिज़ी लाइफ़ में कम होता जा रहा है। लेकिन इससे फिलैटली पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। स्टैम्प कलेक्शन, क्योंकि हाँ। कलेक्शन एक प्रवृत्ति है, वो tendency प्रवृत्ति है। है। तो लोग मिंट स्टैम्प जो डिपार्टमेंट्स छापते हैं, निकालते हैं, वहाँ से सीधे ही ले लेते हैं। ये थोड़ा-सा आप बताइए, मिंट स्टैम्प कितनी तरह के होते हैं? मिंट स्टैम्प क्या होता है? यूज़्ड क्या होता है? कैसे कलेक्ट किया जाए? और एक अभी जो हम लोग बात कर रहे थे चिट्ठी लिखने की, एक नई वेबसाइट है पोस्ट क्रॉसिंग, जिसको यूनाइटेड नेशंस का भी सपोर्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो लोग प्रमोट करते हैं कि आप एक हाँ। दूसरे को चिट्ठी लिखें, हाँ। और चिट्ठी लिखेंगे तो आपको दूसरे देश के 5 लोग फिर चिट्ठी लिखेंगे। फिर से लिखेंगे। अच्छी खासी जो एक बहुत चेन बन बहुत गई। बहुत सक्सेसफुल रहा ये एक्सपेरिमेंट। हाँ। इनफैक्ट यूएनओ का शुरू से ही जितने भी वर्ल्ड के पोस्टल अथॉरिटीज़ हैं, हाँ। उनको ये पूरा एक चार्टर था कि उनको लेटर राइटिंग वीक बनाने हैं, लेटर राइटिंग डे मनाना है। क्योंकि वो भी जानते थे कि जो ये ब्रदरहुड है, ग्लोबल ब्रदरहुड है, ये चिट्ठियाँ एक दूसरे को डालने से बढ़ती है। और चिट्ठियों पर कितने सारे हाँ। गीत हैं। हाँ। सिर्फ तो ये पोस्ट क्रॉसिंग इज़ नथिंग बट एन डेवलपमेंट ऑफ अर्लियर गोइंग प्रैक्टिस। पहले आपने सुना होगा कि पेन फ्रेंड्स होते थे। 10 फ्रेंड्स होते थे। मेरा किसी कंट्री में पेन फ्रेंड है, मैं उसको चिट्ठी लिख रहा हूँ, वो मुझे लिख रहा है। हुँ। धीरे-धीरे क्या हुआ कि अब दूसरी कंट्री में कोई मुझे कंफर्टेबली चिट्ठी लिखेगा कि नहीं, मैं किसी को चिट्ठी लिखूँगा कि नहीं, ये डाउटफुल होता जा रहा था। तो एक प्रॉपर लोगों ने वेबसाइट बनाई, उसमें वही लोगों ने रजिस्टर करा जो चिट्ठी लिखने में और चिट्ठी पाने में इंटरेस्टेड है। और इतना अच्छा सिस्टम है कि बहुत अच्छा मैं सिस्टम। आपको चिट्ठी लिख रहा हूँ तो आपके पास से मुझे जवाब नहीं आएगा, मुझे कोई दूसरे 2 लोग दूसरे 5 लोगों रेफर से किए आएगा। जाएँगे, 5 हाँ, लोग मुझे चिट्ठी लिख। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपने ये मतलब इट्स अ वेरी गुड यूज़ ऑफ सॉर्ट ऑफ पोंजी स्कीम्स। हाँ, जो पोंजी स्कीम्स जो आई थी, उनका सब नेगेटिव तो हमने सुना है कि भई ये उसका पॉजिटिव लेकिन ये उसका पॉजिटिव साइड है चेन कि रिएक्शन है। हाँ, चेन रिएक्शन है और वेरी सक्सेसफुल। पोस्ट क्रॉसिंग इंडिया में
थोड़ा नासिंग स्टेज पे था, तब तक इंडिया पोस्ट भी और फिलैटलिस्ट भी इसको थोड़ा स्केप्टिकली देख रहे थे कि भाई ये कैसी फिलैटली है कि आप उनकी वेबसाइट से 5 एड्रेस लेते हैं, उनको अपने पोस्ट कार्ड डाल देते हैं और आपको किसी 5 कंट्री के आने लगते हैं। लेकिन मैं लास्ट 10 ईयर्स में देख रहा हूँ कि अब जब वो सारी चीज़ें एक जगह गैदर हो गई तो वो एक बहुत अच्छे कलेक्शन में फॉर्म डेटाबेस हो गया। वो एक डेटाबेस हो गया। उस तरीके से जो सामान इकट्ठा हुआ है वेरियस कंट्रीज से जो कार्ड्स आए हैं, उनकी अब एक थीम बन सकती है, उन पे अब कलेक्शंस बन सकते हैं, बना रहे बनने लगे। हाँ, तो इसको देखते हुए अब इंडिया पोस्ट ने भी इसको सपोर्ट स्टार्ट कर दिया। आजकल इंडिया पोस्ट में मोर और लेस सभी स्टेट्स ने पिक्चर कार्ड छापने लगे। पिक्चर पोस्ट कार्ड्स पहले नहीं, और वो काफी सस्ते भी होते। वो सस्ते भी इसीलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे कल्चर को, हमारे आर्ट को, हमारे ट्रेडिशंस को फॉरेन कंट्रीज में पॉपुलर कर रहे हैं। तो अभी तो काफी बढ़ गया ये। तो वही मैं कह रहा था ना कि टेक्नोलॉजी हैज एक्चुअली मेड फिलैटली इजी। पोस्ट क्रॉसिंग भी उसका एग्जांपल है, इसका एक्सेस बढ़ा दिया। हाँ, सेम ही बात वर्चुअल फिलैटली की है कि उसका एक्सेस बढ़ गया है। आज छोटा सा बच्चा, हम जैसे स्कूल पैक्स पिछले 25 साल से सेंट जेवियर्स में फिलैटलिक सोसाइटी ऑफ राजस्थान कर रही है। हम इंडिया की पहली सोसाइटी थे जिन्होंने वर्चुअल ग्रुप लॉन्च करा। हमको बहुत क्रिटिसिज्म भी सुनना पड़ा कि भाई एक बच्चा जगह जगह से जाके स्टैम्प इकट्ठे करता है, शीट पे लगाता है और पार्टिसिपेट करता है। अब आप कह रहे हो कि एक बच्चे को सिर्फ गूगल से कट पेस्ट इमेज डाउनलोड करनी है और कट पेस्ट करके एक एग्जिबिट बनाना है। हमारा सबको ये कहना था, जो आज करेक्ट प्रूव हुआ, कि ये एक एंट्री लेवल पॉइंट है कि आज अगर किसी बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो स्टैम्प्स खरीदे, तो वो कम से कम गूगल से डाउनलोड करके एग्जिबिट बनाएगा। उसको समझ तो होगी ये टिकट होता है, स्टैम्प ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार अगर उसको ये शौक लग गया तो नेक्स्ट टाइम वो उन स्टैम्प्स को एक्वायर करने की कोशिश करेगा ही। हम देख रहे हैं कि हमने 10 साल पहले, करीब 25 साल में से 15 साल तो ये स्टैम्प एग्जीबिशन ही थी। 10 साल से हमने वर्चुअल ग्रुप लॉन्च करा। इस 10 साल में जो शुरू के 5 सालों में, जो 3-4 सालों में वर्चुअल ग्रुप में जो बच्चे आए थे, वो बाद में एक्चुअल रेगुलर ग्रुप में भी आ गए, रेगुलर फिलैटलिस्ट बन गए। तो वही हम बात कर रहे थे कि थोड़ा सा आप बताएंगे कि स्टैम्प इस स्टैम्प तरह के होते हैं, क्या स्टैम्प कैसे कलेक्ट किया जाए, एक्वायर कैसे किया जाए, उसको रखा कैसे जाए? देखिए, स्टैम्प्स की बहुत सारी वेराइटीज हैं, बट मैं स्पेसिफिकली, चूंकि हम फिलैटली की बात कर रहे हैं विच इज कलेक्टिंग स्टैम्प्स, तो मैं 2 कैटेगरी में इसको बांटूंगा। एक वो स्टैम्प्स हैं जो हमारे रेगुलर यूज में सरकारें छापती है और वो कंटिन्यूअसली छपते हैं, बहुत क्वांटिटी में छपते हैं, तो वो नॉर्मली बहुत, मतलब अनडिस्क्रिप्टिव होते हैं। किसी वो कलेक्शन के पर्पस से नहीं है, सिंगल कलर में होते हैं, छोटे साइज में होते हैं, उनकी क्वालिटी प्रिंटिंग भी थोड़ी इंफीरियर होती है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी प्रिंटिंग में पैसा बचाए। वो लैक्स एंड करोड़ में छपते हैं, रोज यूज होते हैं, बट फॉर कलेक्टिंग पर्पस इनको हम डेफिनेटिव स्टैम्प बोलते हैं। ये बार बार छपते हैं, एक बार एक डिजाइन डिसाइड हो गई और वो 2 साल 5 साल तक छपता रहता है। बट फिलैटलिस्ट के लिए, स्टैम्प कलेक्टर्स के लिए, ये एक और कैटेगरी है विच इज कोमोमेरेटिव स्टैम्प्स। किसी भी इवेंट को, किसी भी कल्चर को, बिल्डिंग को, हेरिटेज को, किसी पर्सनैलिटी को कोमोमेरेट करने के लिए सारे जो पोस्टल डिपार्टमेंट्स हैं, वर्ल्ड वाइड पोस्टल अथॉरिटीज हैं, वो ये कोमोमेरेटिव स्टैम्प निकालती है। ये खाली एक बार छपते हैं क्योंकि ये किसी ओकेजन को हाईलाइट कर रहा है, किसी की बर्थ सेंटिनरी, किसी की डेथ सेंटिनरी, किसी बिल्डिंग पे, किसी एनिमल पे, किसी बर्ड, फ्लावर, एनीथिंग। तो ये एक ही बार छपते हैं। ये बहुत डिस्क्रिप्टिव होते हैं, कलरफुल होते हैं, तो ये अट्रैक्ट भी करते हैं, बच्चों का भी इसमें अटेंशन जाता है। और अभी जो हम बात कर रहे थे कि स्टैम्प से बहुत नॉलेज आती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, वो पर्टिकुलरली इसी कैटेगरी के स्टैम्प से मिलती है ज़्यादा। डेफिनेटिव से कम है, कोमोमेरेटिव से बहुत ज़्यादा ये पॉसिबल है। तो इसलिए फिर ये कोमोमेरेटिव स्टैम्प प्रिंटिंग डिपार्टमेंट्स की, पोस्टल डिपार्टमेंट्स की प्रैक्टिस बढ़ती चली गई। दे मेक मनी इनटू इट। इंडिया पोस्ट आज अगर कोमोमेरेटिव स्टैम्प छापता है, मैं अगर साल भर के अंदर देखूं तो करीब 10,000 रुपए के स्टैम्प पोस्टल डिपार्टमेंट, एक एक टिकट भी, मैं सारे टिकट अगर इकट्ठा करना चाहूँ जो भारत सरकार साल भर में छापती है, उसकी मिनिएचर शीट, उसका छोटे फॉर्मेट वगैरह, कई कवर, ये सब अगर मैं एक एक पीस भी कलेक्ट, 10,000 रुपए कम से कम 10,000 रुपए का छाप रही है। और इसके पीछे सर्विसेज बिल्कुल नहीं देनी पड़ती है। आज डेफिनेटिव स्टैम्प जो 5 रुपए का छापते हैं,
हम उसको किसी चिट्ठी पे चिपकाते हैं, काम में लेते हैं, तो इंडिया पोस्ट को उस पर सर्विस देनी पड़ती है। चिट्ठी को एक से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, उसका खर्चा भी होता है। मगर कोमेमोरेटिव स्टैम्प्स जो छप रहे हैं, उसको तो आदमी अपने एल्बम में रखा है। हमने एल्बम में ले आए, लगा लिया, तो उस पे तो डिपार्टमेंट को सर्विस भी नहीं देनी है। तो अक्रॉस दी वर्ल्ड जितने भी सरकारें, जितने भी पोस्टल डिपार्टमेंट्स स्टैम्प निकालते हैं, वो रेगुलर यूज के लिए डेफिनेटिव निकालते हैं, और ये कलेक्टर्स के लिए जो है ये कोमेमोरेटिव स्टैम्प्स निकालते हैं। ये अलाउड फॉर पोस्टेज है, हमारे जैसे कलेक्टर उसको पोस्टेज में भी काम में लेते हैं, बट और नॉर्मल ले लेते हैं, चिट्ठी अच्छी हाँ लगती है, अच्छी सुंदर लगती है, और हमारा तो फैसिनेशन है, तो हम तो काम में लेते हैं। लेकिन 95% ऑफ द स्टॉक जो है वो लोगों की स्टॉक बुक में जाता है। तो ये गुड प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी भी है पोस्टल डिपार्टमेंट सरकार के के लिए, लिए। सरकारों के लिए। तो इसको प्रमोट करने के लिए भी फिर वो लोग वेरियस एक्टिविटीज करते हैं, स्टैम्प एग्जीबिशंस करवाते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भी जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, राजस्थान सर्कल है या एसएसपी ऑफिस जयपुर सिटी है, ये लोग हम फिलैटलिस्ट को इनवाइट करते हैं कि आइए वर्कशॉप्स करिए, वहाँ पे फिलैटली काउंटर लगाते हैं। तो ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड वो है। यही शायद वो जो कमेमोरेटिव स्टैम्प्स है जिनका आपने जिक्र किया, जिनको लेकर बात होती है कि बहुत महंगे बिकते हैं या रेयर हो जाते हैं, हाँ, वो वहाँ पे रेयरिटी क्या है? ये रेयरिटी एक्चुअली क्या है कि जब टिकट एक ही बार छपेगा और उसकी क्वांटिटी भी डिक्लेयर हो जाती है, अच्छा, कि इतना छपेगा, इतना छपेगा, वो उसकी इंफॉर्मेशन रहती है। तो आज भारत जैसे देश में जहाँ पे 150 करोड़ की आज अगर पॉपुलेशन है, तो ऐसे के अंदर जो टिकट मान लीजिए 5 लाख या 10 लाख छप कितने लोग होंगे अभी डाक टिकट इकट्ठा करने वाले भारत में? बहुत है। इसीलिए ये 10 लाख टिकट जब बट जाते हैं तो कम पड़ जाते हैं। ये कम पड़ते ही फिर जो कोई किसी कोई अगर तुरंत ले ना पाया हो, पीडी अकाउंट उसने खोला नहीं, ब्यूरो में जाके ला ना पाया हो, उसको तो फिर जो डीलर्स हैं जिन्होंने क्वांटिटी में लेके खरीद लिया है और अब उनको कुछ पैसा कमा के बेचना है, वो उसको बेचते हैं, तो उस पर प्रीमियम आ जाता है। तो इसमें ये मतलब एक इनकम का जरिया है लोगों के बिल्कुल, लिए। अगर इसमें बहुत लोग बिजनेस में इन्वॉल्व है। क्या कुछ कई एग्जाम्पल है इंडिया में जिन्होंने example अच्छा इसमें कमाया हो? बिल्कुल बहुत लोग हैं इसमें। एक और इसकी ये हॉबी के डेवलप होने का ये भी जो कारण है कि आज का जो यूथ है वो वेल अपडेटेड एंड इक्विप्ड है। अगर किसी को ये पता लग गया कि जो स्टैंप मैं कलेक्ट करने जा रहा हूँ, मैं ब्यूरो में जा रहा हूँ, तो अगर मैं एक टिकट में मेहनत कर रहा हूँ, मेरा पेट्रोल खर्च कर रहा हूँ, टाइम खर्च कर रहा हूँ, तो मैं 10 भी ले सकता हूँ और बाकी के 9 में कभी प्रीमियम पे भी बेच सकता हूँ। तो एक तो इन्वेस्टमेंट, ये एक इन्वेस्टमेंट भी हो गया, ये अट्रैक्शन भी हो गया। इस वजह से तो यूथ बहुत जुड़ा है, और वो जुड़ने का रिजल्ट ये रहा कि इंडिया शायद कुछ सेलेक्ट कंट्रीज में है कि जिसका कोमेमोरेटिव स्टैम्प पोस्ट ऑफिस में आने के विद इन अ वीक खत्म हो जाता है। मिलते नहीं है। नहीं मैंने भी देखा है, अगर आप 15 दिन लेट हो गए तो आपको नहीं मिलेगा। यस, तो ये एक अट्रैक्शन है। और अभी तो मैं देख रहा हूँ एक नई टेंडेंसी की व्हाट्सएप ट्रेडिंग ग्रुप्स इतने बन गए हैं कि उस पर खूब सारे दिन स्टैम्प्स बिकते हैं। बहुत हाँ, तो ये इसने और सिंप्लीफाई कर दिया। अब अगर मैं उसी एग्जांपल से चलता हूँ कि मैं 9 टिकट एक्स्ट्रा ले आया 10 में से, तो पहले ये था कि ये 9 बेचूं कैसे। मैं तो कलेक्टर हूँ, मैंने तो सिर्फ एक पार्ट टाइम कुछ कमाने के लिए ऐसा सोचा है, तो मैं दुकान खोल नहीं सकता, मैं वेबसाइट बना के बेच नहीं सकता। लेकिन अब ये व्हाट्सएप ग्रुप्स का इतना अच्छा मीडिया आ गया कि मैं किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करूं और उसमें जो 200 लोग हैं उनको इमेज शेयर कर दूं कि ये मेरे पास एक्स्ट्रा है। मैं भले ही 5 का लाया, मैंने उसमें लिख दिया कि मैं किसी के पास नहीं हूं तो 10 में दे सकता हूं, तो मैं मिनटों में मेरे 9 स्टैम्प बेच लूंगा। तो ये सब खरीद बिक्री तो चलती है। और हम इसके थोड़े से एकेडमिक एस्पेक्ट की बात करें कि स्टैम्प जब आदमी कोई भी खरीद लेता है तो उसको प्रोक्योर करने के बाद उसको किस तरह से रखना चाहिए, क्या उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए? क्योंकि स्टैम्प एक ऐसी चीज़ है जो खराब भी शायद बहुत जल्दी होता है, तो उसके लिए क्या तरीका है, कैसे रखा जाए इसे? इसके लिए हमने एक बहुत प्रॉपर मॉड्यूल भी बना रखा है, हम वर्कशॉप्स करते हैं। हम इसकी शुरुआत वहां से करते हैं कि पहली चीज तो आप कलेक्ट क्या करें। आप लेफ्ट राइट सेंटर कुछ भी ले लेंगे, फिर आप उसको रखने में ध्यान नहीं रखेंगे, आप तो सोच रहे हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो सब स्पॉइल हो जाएगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कलेक्ट क्या करना है। पुराने जमाने गए जब आदमी कोशिश करता था सारी दुनिया के टिकट इकट्ठे करूंगा, अब तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप पर्टिकुलर कंट्री का करिए या कोई थीम का करिए। तो इंडिया में इंडिया के स्टैम्प कलेक्ट करना सबसे पॉपुलर है। नेचुरली हम कनेक्ट करते, आसान भी है, आसान भी, हम कनेक्ट भी करते हैं, हमको अपनापन फील भी होता है इंडियन स्टैम्प्स के साथ।
तो अब इंडिया के स्टैम्प कलेक्ट करने में 2 कैटेगरी है। एक तो फर्स्ट डे कवर, स्टैम्प, ब्लॉक, ऑर्गेनाइज, जिन लोगों को थोड़ी फिलैटली की नॉलेज है, वो लोग पीडी अकाउंट खुलवा लेते हैं। पीडी यानी फिलेटलिक डिपॉजिट अकाउंट जी, पोस्ट ये ऑफिस में खुलता है। ये पोस्टल डिपार्टमेंट की फैसिलिटी है कि आप पहले से उनके पास में कुछ पैसे जमा करा दीजिए और आप अपनी डिमांड भर के दे दीजिए फॉर्म पे कि जो भी टिकट निकलेगा उसके आपको कितने टिकट चाहिए। आपने उनको लिख दिया कि मुझे 4 टिकट चाहिए, एक फर्स्ट डे कवर चाहिए, तो एक रेगुलर इंटरवल पे विच इज़ अराउंड 3 मंथ्स ये प्री बुकिंग हो जाएगी। ये प्री बुकिंग सॉर्ट ऑफ थिंग हो गई और अश्योर्ड सप्लाई हो गई। आपकी ये कंप्लेंट नहीं रही कि मैं ब्यूरो जाता हूँ, हाँ, मुझे मिलता नहीं। तो ये बहुत पॉपुलर हो गया। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटलिस्ट ग्रुप है जो पीडी अकाउंट से मटेरियल ले लेते हैं। कुछ लोग हैं जो कन्वेंशनल कलेक्टर्स हैं कि जब टाइम मिलेगा ब्यूरो जाएंगे। मैं भी नहीं हूँ वैसे। कभी-कभी बहुत लोग हैं, हाँ। बहुत लोग हैं। ये इससे भी जुड़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक बात कह रहा हूँ कि लेटली इंडिया पोस्ट ने अभी एक प्रपोजल दिया था कि बहुत सारे फिलैटली ब्यूरोज विद इन सिस्टम बंद किया। प्रपोजल था बंद किए जाए। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन सोसाइटी से आया, फिलैटलिक फ्रेटर्निटी भी और कॉमन लोगों से भी, कि भाई फिलैटलिक ब्यूरोज एक कांस्टेंट प्लेस है जहाँ फिलैटलिस्ट जाते हैं, पसंद का टिकट पसंद करके लेते हैं, फेलो फिलैटलिस्ट से मिलते हैं। तो ये एक सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म है सबके लिए। बढ़िया जी, जो सुकून है ना, एक 5 कई बार ऐसा होता है कि हम अब जैसे मेरे घर से 8-9 किलोमीटर है फिलैटली ब्यूरो हाँ, और मैं सिर्फ एक 5 रुपए का टिकट लेता हूँ जिसके लिए मैं कम से कम 200 रुपए का पेट्रोल या हाँ, डीजल हाँ। अपना लगाता हूँ। लेकिन वो कभी भी नहीं अखरता। उसको लेने के बाद जो संतोष होता है ना कि ये चीज़ हमने ले ली। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो उसी लिए आखिर के अंदर थैंकफुली हाँ, डिपार्टमेंट को ये अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा। 50 ब्यूरोज बंद करने की प्लानिंग थी, क्योंकि फिलैटलिक ब्यूरोज जहाँ पे स्टैम्प सफिशिएंटली नहीं बिक रहे हैं वो उनके लिए अब लॉस ऑपरेशन हो गया, क्योंकि 2 स्टाफ की सैलरी वहाँ पे स्टॉक रखना पड़ता है, एक-एक स्पेस डेडिकेट होती है और फिर उतना टिकट समस्या वही है कि हर चीज़ को अगर हम फायदे नुकसान से देखेंगे, जो इंडिया पोस्ट ने दुर्भाग्य से देखना शुरू कर दिया, नहीं देखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपकी यादों से जुड़ी हैं। देखिए, मैं यूँ कहूँ कि मेरा इंटरेक्शन डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स के साथ भी होता है और मैं उनका विजिटिंग फैकल्टी में जो पोस्टल ट्रेनिंग एकेडमी है वहाँ पे भी जाके कुछ प्रेजेंटेशन दिखाया या उनसे बात की। मेरा यही कहना है कि डिपार्टमेंट कमर्शियल एस्पेक्ट देखेगा तो सर्वाइव करेगा, ऑब्वियसली वो उन्हें एक उन्हें बात देखना चाहिए। लेकिन अगर उनको एक्सक्लूसिव राइट है लेटर कैरी करने का, एक बड़ी स्ट्रेंज बात है कि जितने कोरियर्स हैं इनको कोई राइट नहीं है। हाँ, ये एक्सक्लूसिव राइट है इंडिया पोस्ट को कि चिट्ठी चिट्ठियां वही ले जा सकते हैं। तो विद दैट एक्सक्लूसिव राइट उनकी एक एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, हाँ, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। सीएसआर कह सकते हैं। Yes, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो फिलैटलिक ब्यूरोज है ये वो इन्वेस्टमेंट है। हाँ, और मैं तो उनको ये भी कहता हूँ कि ये आपका वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसलिए भी है कि आप पोस्ट ऑफिस बैंक खोल रहे हो, हाँ, आप पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंसेस पॉलिसीज बेच रहे हो, आपकी पहचान तो ब्यूरो से ही है। हाँ। आपको कनेक्ट तो वही हाँ, करता है। और आपका एम्बेसडर तो स्टैम्प ही है। इसको अगर- कहा ही जाता है वो एम्बेसडर है, किसी भी कंट्री का एम्बेसडर है। जितना कॉमन पब्लिक स्टैम्प के बारे में जानेगी हाँ, उतना ही वो इंडिया पोस्ट के बैंक को या LIC पॉलिसीज को हाँ। वो करेगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट स्कीम्स को ट्रस्ट करेगी। तो ये उनको करना चाहिए और माना उन्होंने, हाँ। किया भी। आपने कैसे शुरू किया था टिकट इकट्ठा करना? या कई बार हमने देखा है कि पुश्तैनी भी होता है, कई लोगों को 2-2 3-3 पीढ़ी से लोग स्टैम्प कलेक्शन कर रहे हैं। नहीं, मेरा तो अपना शौक ऐसे लगा कि लकीली मतलब मैं ये भी मानता हूँ कि शौक तो मैंने देखा है कि लोगों को कचरे में पड़ा हुआ स्टैम्प देख के भी लग जाता है और वो कचरे से ही ढूंढ ढूंढ के लोग करने भी लगते हैं। बट वो ऑर्गेनाइज्ड हॉबी में उनको पहुंचते पहुंचते कई साल लग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत साल बाद जाके जान पाते हैं कि जो उन्होंने कचरे से इकट्ठा किया उनमें से बहुत कुछ कलेक्शन के लायक ही नहीं है, वो कचरा ही था। वो कचरा ही था। और कुछ जो लायक है वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि उससे वो कोई एंट्री बनाए, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। मेरा एक गुड लक ये रहा कि मैं 6th क्लास में ट्यूशन पढ़ने के लिए मेरे सर के यहाँ जाता था, मिस्टर योगेश भटनागर, जो करंटली अभी फिलैटलिक सोसाइटी और राजस्थान के प्रेसिडेंट भी हैं। तो उनके फादर बहुत रिनाउंड फिलैटलिस्ट थे और वो सुबह अपने टिकट धो रहे होते थे, चिट्ठियों पे से उतार रहे होते थे। उतारना वो भी एक हाँ, प्रोसेस है। हाँ, वो भी एक प्रोसेस है कि टिकट डैमेज ना हो, चिट्ठी को पानी में डुबो के छोड़ दो, गोंद अपने आप हट जाएगा। तो वो सुबह टिकट धोते थे। तो हमारा ट्यूशन का टाइम सुबह
7 बजे का होता था। 1-2 दिन जब मैं गया, मैंने देखा लॉन में उनके फादर टिकट धो रहे हैं, मैं उनके पास बैठा, मेरे को भी उसमें इंटरेस्ट आया। फिर मैंने जल्दी जाना चालू कर दिया जानबूझ के, कि मैं अगर 6:30 ही चला जाऊँगा तो आधे घंटे उनके साथ बैठ जाऊँगा। और वो मेरे को साथ में बैठाते थे, टिकट धुलवा के थे, लास्ट में 2-3 टिकट दे भी देते थे। उनको पता था ये बच्चा इसीलिए आ रहा है, यही लालच है इसका। देते-देते उन्होंने मुझे कुछ टिकट देने चालू करे, मेरा शौक चालू हुआ और ऐसे बढ़ते-बढ़ते फिर लकीली वही जो भटनागर सर के जो फादर थे, लेट मिस्टर ओपी भटनागर, वो तो इंटरनेशनल फिलैटलिस्ट थे, उनको गोल्ड मेडल मिला हुआ था। तो उन्होंने फिर हमको एज ए बच्चे गाइड करना भी चालू करा कि एग्जिबिट बनाते कैसे हैं। तो उन्हीं की गाइडेंस से प्रॉब्ली अगर मैं देखता हूँ तो हम 8th क्लास में तो मैं नेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर लिया। लोग बाग हॉबी तो स्टार्ट कर देते हैं एट द एज ऑफ 7-8 और मे बी 10, लेकिन फर्स्ट टाइम वो किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं आफ्टर क्रॉसिंग 40 हाँ, बहुत 45। बहुत टाइम टेके। हाँ, मतलब 20-30 साल वो कुछ कलेक्ट करते हैं, फिर उनको शौक आता है कि मुझे एग्जीबिशन में भी जाना चाहिए, लगाना चाहिए। तब वो रियलाइज करते हैं कि एग्जीबिशन के लिए तो कुछ और ही कलेक्ट करना पड़ता है, कुछ और तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, तो प्रोसीजर दूसरा वो प्रोसीजर दूसरा है, फिर उसमें और 10 साल लग जाते हैं। तो मेरा लकीली ये सारा प्रोसेस जो है, ये मेरा 8th क्लास से स्टार्ट हो गया। हाउ टू कलेक्ट व्हाट इज अपीलिंग, व्हाट इज बिफिटिंग इन अ सब्जेक्ट एंड हाउ टू एक्सप्रेस द नॉलेज थ्रू स्टैम्प्स। ये एक आर्ट है, कलेक्शन करना जो एक स्टेप है, लेकिन फिर उस कलेक्शन से किसी इंफॉर्मेशन को शोकेस करना, ये एक आर्ट है। तो जो लोग इस आर्ट में आ जाते हैं वो फिर एग्जीबिटर बन जाते हैं। बाकी को मैं स्टैम्प लवर बोलता हूँ, और जो एग्जीबिशन में आते हैं एग्जीबिटर। वो एग्जीबिटर। तो आपने कितने एग्जीबिशंस में कर लिया पार्टिसिपेट? देखिए, मैं शुरू के अंदर तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 20 से 25 एग्जीबिशंस, जो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, तो 20-30-40 एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट तो किया। लेकिन कुछ मेरी एग्जिबिटिंग कम हो गई जब से मैं इंडिया पोस्ट के जूरी के पैनल में आ गया, क्योंकि जब आप जूरी बन जाते हो तो फिर आप खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो अभी जो आप विदेश तो- जाते हैं एग्जीबिटर, अच्छा हाँ, मैं थोड़ा सा वहाँ हाँ। करेक्शन भी चाहूँगा। आपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में जाता हूँ। इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में मैं एज अ कमिश्नर जाता हूँ। जूरी में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल जूरी के पैनल तक मेरा नाम रहा, तो नेशनल एग्जीबिशंस तक मैंने जज तो एज कमिश्नर क्या रोल होता है? कमिश्नर का रोल ये होता है कि जब इंडिया से लेट से 20 जने आज दुबई में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, तो अब अगर वो इंडिविजुअली वहाँ पे अप्लाई करेंगे, इंडिविजुअली वहाँ से सारी प्रोसेसिंग करेंगे, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेंगे, क्योंकि टिकटों में 100 साल से पुराना सामान भी होता है, हाँ, वो आप बाहर नहीं ले जा सकते। वो बाहर एज पर ASI आप ऐसे बाहर नहीं ले जा सकते, विद परमिशन ले जा सकते। तो इसीलिए एक सिस्टम बना कि भाई जब भी कभी किसी को भी पार्टिसिपेट इंटरनेशनल एग्जीबिशन में करना है, तो PCI जो है, जो नेशनल बॉडी है, ये इंडियन मेंबर है ऑफ FIP, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फिलेटरी। वो हर कंट्री में अपना एक मेंबर सोसाइटी होती है, उसी के थ्रू ये एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करते हैं। तो PCI हर इंटरनेशनल एग्जीबिशन में अपने किसी एक सीनियर मेंबर को कमिश्नर अपॉइंट करती है। कमिश्नर फिर सारे इंडिया से एप्लीकेशन कलेक्ट करता है और वहां से कम्युनिकेट करता है। तो वो सारा काम नोडल एजेंसी, नोडल ऑफिसर वो। हाँ, और इसको इंडिया पोस्ट भी एंडोर्स करता है, क्योंकि ये एग्जिबिट्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी क्लियरेंसेस होती हैं। तो फिर हम ये जो कलेक्टेड एंट्री है इसको वहाँ ले जाते हैं, उनसे क्लियर करवाते हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, वापस आते हैं, फिर उनसे क्लियर करवाते हैं, उसके बाद हैंड ओवर करते हैं। तो ये बड़ा बड़ा लंबा प्रोसेस है, जिम्मेदारी का भी। हाँ, जिम्मेदारी का भी काम है, बिल्कुल। इसीलिए साल में करीब 3 से 4 इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में इंडिया पार्टिसिपेट करता है। तो ये 2-2 ढाई-ढाई महीने का गैप रहता ही है कि एक पूरा प्रोसेस हो, फिर कोई दूसरा अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो इस तरीके से ये कमिश्नर का ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें आप ऐसे कौन से टिकट थे जिन्होंने, स्टैम्प्स थे जिन्होंने आपको बहुत इम्प्रेस किया, या आपको लगता है कि कुछ स्टैम्प्स के बारे में तो लोगों को जानना ही चाहिए? जैसे भारत का जो प्रसिद्ध 1948 गांधी इशू है, क्या है ये? कुछ ऐसे स्टैम्प्स। आयरॉनिकली बोलना चाहूंगा मैं कि इंडिया इज नॉट ओनली सुपर पावर in population but in lots of
एरियाज, ये अभी आजकल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है इसमें हम रोज देख रहे हैं, ये फिलैटली भी हम उसी सिचुएशन में है। हम सुपर पावर है लेकिन अभी इसका जताना बाकी है। और अगेन वहां पे भी वही सेम चाइना और वही इंडिया, वेरी सेम स्टोरी। अच्छा, चाइना भी फिलैटली में बहुत दे आर नंबर 1 वर्ल्ड में। यस, पर होता वही रहा कि द वेस्टर्न वर्ल्ड, ऐसा यूरोप- लगता है कि ब्रिटेन में ज्यादा फिलैटली का वही जो इम्प्रेशन हम तक आज भी, इंक्लूडिंग मी, अभी जो सिनारियो है जिसमें हम अपडेट्स लेते हैं, तो आज तक यही इम्प्रेशन था कि हर चीज इन्वेंट भी यूरोप करता है और इस्तेमाल भी यूरोप। अमेरिका करता है, हर चीज में आगे भी वही है। लेकिन अब धीरे धीरे अवेयरनेस आई तो पता लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, किसी की मोनोपोली नहीं है। और इन फैक्ट विद द ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, विद दिस एजुकेटेड पॉपुलेशन, अब जो सुपर पावर्स और पावर हाउस जो है वो तो अब चाइना और इंडिया है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक जमाने में अगर हम रेयर स्टेम्स की बात करते थे स्टेप में 1 to 10, जैसे अभी हम रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड बात करते हैं 1 to 10, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम यूरोपियन अमेरिकन होते थे, बट अब वो चाइना के भी होते हैं। तो सेम हम रेयर स्टैम्प्स की बात करें तो वो वही होते थे, यूएस के, यूरोप के। अब हम जब बात करने लगते हैं, अभी जो वर्ल्ड का रेयरेस्ट स्टैम्प है वो चाइनीज है। अच्छा, अगर यूएसए का सबसे रेयरेस्ट स्टैम्प अगर मैं देखूं, इन्वर्टेड जेनी इज अराउंड 5 करोड़ रुपीस इन रुपीस। तो चाइना का जो रेयरेस्ट स्टैम्प है, इट्स रेवेन्यू स्टैम्प, उसका इन्वर्टेड ओवर पिन का एरर है, वो एक लास्ट ऑक्शन में 13 करोड़ रुपए का बिका है। खरीदा भी है किसी ने? यस। इंडिया तो बहुत पीछे था वैल्यूएशन में, लेकिन रिसेंटली इंडिया का 10 रुपए गांधी सर्विस स्ट्रिप ऑफ 4, द ओनली नॉन स्ट्रिप ऑफ 4, ये कितना अराउंड 4 करोड़ रुपए का बिका है। और ये भारत में ही बिका है? बिका बाहर है, बिका बाहर, लेकिन लिया इंडियन ने। लिया इंडिया ने। यही बात है कि जब अवेयरनेस एंड मनी यूरोप में थी, अमेरिका में थी, उन लोगों का इन्वेस्टमेंट होता था, उनके पास में इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एजुकेशन अगर थी, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा था, उन्होंने वर्ल्ड की सारी चीजें खरीद ली, इंक्लूडिंग चाइनीज एंड इंडियन ऑल्सो। जो स्टैम्प्स हमारे, हाँ, जो रेयर हमारे स्टैम्प्स थे, आर्टिफैक्ट्स थे, एवरीथिंग, अगर हम पेंटिंग्स भी देखें, हैंडीक्राफ्ट भी देखें, मेजर होल्डिंग उन्हीं के पास थी। मगर अब पिछले डिकेड में जितना चाइना ने वापस बाई बैक किया है और जितना इंडिया ने बाई बैक किया है, वो फिनोमिनल है। मतलब इतना तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि वो अपने उन इन्वेस्टमेंट से इतना कमाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस राइजिंग मार्केट के साथ में हमारी चीजें हम लौट रही हैं, हमारे यहाँ वापस आ रहे हैं। हमारे यहाँ वापस आ रही है। कुछ स्टैम्प्स के साथ बड़ी स्टोरीज जुड़ी होती हैं, जैसे ब्रिटिश स्टैम्प जो था उसके साथ जुड़ी है कि वो क्वीन शायद चाय पी रही थी, उसमें गिर गया था, ऐसा कुछ हुआ क्या है, या ये केवल इमेज है? क्या होता है कि कोई चीज की को इंटरेस्टिंग करने के लिए उसके साथ ये कुछ एरर है कि ये उसका ब्रिटिश गयाना का स्टैम्प था, वो वॉच मेकर बना रहा था, उसने ये मिस्टेक कर दी, वो कर दी। ये कुछ स्टोरीज भले ही रही हो, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि फिलैटलिक वर्ल्ड में एरर्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर कोई नॉर्मल स्टैम्प बना है और बनाते बनाते कोई गलती से कुछ एरर हो गया, तो वो डेफिनेटली लेस नंबर ऑफ स्टैम्प्स पे हुआ है। तो बात वही आ जाती है कि रेयर चीज वही है जो कम एग्जिस्ट करती है और जिसके चाहने वाले ज्यादा है। और ये जानकारी पर भी होता है। मैं एक बार अजमेर में किसी पोस्ट ऑफिस में किसी और काम से गया था पोस्ट कार्ड खरीदने, तो मेरी नज़र पड़ी एक पोस्ट कार्ड जो था उल्टा छपा हुआ था। तो मैंने उससे उस बंदे से कहा ये मुझे दे दो, तो उसने कहा कि साहब ये पढ़े कोई ले नहीं रहा है। मुझे चूंकि पता था कि ये रेयर हो जाएगा, मैंने कहा जितने सारे दे दो। उसने मुझे 100 दे दिए उल्टे छपे हुए पोस्ट कार्ड्स। और तो ये एक आपने बहुत जो फिलैटली का इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताया है, या ऑल कलेक्टिबल्स पे लागू होता है कि देखिए, जब भी कलेक्टिबल चीज हैंड्स चेंज करती है, बेचने वाला हमेशा सोचता है कि मैंने इसे बेवकूफ बनाया। हाँ। खरीदने वाला सोचता है मैंने इसे बेवकूफ बनाया। पोस्ट ऑफिस वाले सोच रहे थे कि ये गलत छपा हुआ, बीमारी मिटी, हमने सिर से निकाला। हमारे साथ भी हो चुका है। हाँ। एक बार हम बाई रोड अहमदाबाद एग्जीबिशन में जा रहे थे, मैं और एक मेरे फेलो फिलैटलिस्ट है। तो रास्ते के अंदर रणकपुर जैन मंदिर में दर्शन के लिए रुके, तो गाड़ी लगा के हम पैदल मंदिर जा रहे थे, बीच में पोस्ट ऑफिस आया। बीइंग अ फिलैटलिस्ट रहा नहीं गया, चलते हैं अंदर, देखते हैं कुछ मिल जाएगा। गए तो वो अपने रजिस्टर में दिखा रहा था, रजिस्टर के लास्ट में एक शीट पड़ी थी जो छेद होने से रह गई थी। इम्परफेक्ट, जैसे वेरी रेयर एरर।
तो उससे हमने वो शीट मांगी। हम्म, तो उसने कहा अरे साहब इसको तो कैंची से काट के देना पड़ेगा, इसमें छेद ही नहीं है, हाँ, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आपको भी दिक्कत होगी, बाद में अलग कैसे करोगे। तो हमने कहा कि नहीं नहीं हम काट लेंगे, हम कोई कर दिक्कत लेंगे। नहीं। उसने वो शीट तो दी, उसने बोला कि आप 2 मिनट रुकिए। हमें लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं पूछने जा रहा है दे दूं कि नहीं दे दूं। लेकिन 2 मिनट बाद वो आया और उसने बोला आप और लोगे क्या ऐसी शीट। तो हमने कहा मतलब, बोले साहब ये 10-12 आई थी, बिकने के लिए हम ले आए, बिक नहीं रही थी, ये तो एक पीछे पड़ी है, हमने तो 9 वापस से जमा करा दी थी। अभी जब आप ये ले रहे थे तो मैंने पोस्ट मास्टर साहब को जाके पूछा कि ये ऐसी शीटें लेने वाले भी 2 लोग आए हुए हैं, हाँ, तो दे दो ये क्या? दे तो उन्होंने कहा तुरंत निकालो और दो। तो ये एक मजा है फिलैक्ट्री का। ये मजा है। हम जाते हैं, हम कुछ ढेर में टिकट ढूंढते हैं, हाँ। कवर ढूंढते हैं, हमें अपने मतलब का कवर मिलता है, हमें लगता है कि जो बेच रहा है उसे तो नॉलेज ही नहीं है, हमने ले लिया। बेचने वाला सोचता मैं तो बेचने लाया तो मुझे ग्राहक मिल गया। सो दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ दिस हॉबी। मुझे बोथ याद द है बायर एंड हमारे सेलर्स आर हैप्पी। 8-10 साल पहले एक मिनिएचर शीट काफी थोड़ी कॉस्टली मानी जाती है, जो 1974 की शायद यूपीयू की मिनिएचर शीट है। 7-8-10 साल पहले ईबे चला करता था। तो ईबे पर मैंने रात को 1:30-2 बजे देखा कि उसमें बाइट नाउ का ऑप्शन आता था, और उसमें वो मिनिएचर शीट जो थी वो सिर्फ 8 या 10 रुपए में किसी ने रखी हुई। रखी हुई। तो मुझे पता था उस समय भी उसकी मार्केट प्राइस शायद 1,500 रुपए या हाँ, 1400 रुपए ऐसे कुछ थी। तो मैंने तुरंत उसको बाइट नाउ किया, और बाइट नाउ करके तब वो ईबे एड्रेस बताता था, तो वो देखा मेरे मेरे ही मोहल्ले में किसी ने उसको सेल के लिए डाला था। तो मैंने तुरंत उनको सुबह फ़ोन किया, मैंने कहा ये कैसे? तो उन्होंने कहा ये तो हमारे दादाजी का उनकी डेथ हो ठीक गई, है, इनको हम कहीं उसको उपाय ये तो नहीं है। हटाना है। हाँ, सही है। तो मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूँ लेने में। इस तरीके का जो कहना चाहिए ना कि ये जो प्लेजर है, ये प्लेजर, यही इस हॉबी को चला रहा है। मेरी बहन ने एक दिन मुझे फ़ोन किया, आपको मैं इसी से जुड़ी एक चीज़ बताऊँ, एक काफ़ी दुर्लभ इस टाइम पे बेगम अख्तर का, हाँ बिल्कुल जो विड्रॉ हो गया था शायद। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया कि मैं घर में झाड़ू में 3 टिकट निकले और वो बेगम अख्तर के हैं, तो तुम्हें चाहिए क्या? मैं रखूँ या हटा दूँ? तो मैंने कहा भाई रखो इनको। हाँ तो वर्ल्ड की कुछ रेयरेस्ट कलेक्टिबल्स जो है, हाँ, ये वो तो एक जिनके बात है। हाथ से निकली, हाँ, वो तो इसके बारे में अवेयर नहीं थे। अब वो खाली स्टैम्प पे लागू नहीं होता, हर चीज़। जो मतलब विंटेज कार भी किसी के गैरेज में 40 साल हाँ। से खड़ी थी, मकान बिका, तो बिल्डर ने आके मकान तोड़ा, तो उसने गैरेज को खोला, तब अंदर खड़ी कार निकली। तो ऐसे किस्से तो इस हॉबी में है ही, और यही एक चार्म भी है। आज मैं भी अगर कभी किसी दूसरी सिटी में जाता हूँ, हाँ। किसी कंट्री में जाता हूँ, किसी डीलर के यहाँ जाके विजिट करता हूँ, तो दिमाग में ये तो होता ही है ना कि कोई रेयर सी चीज अपने को हाँ। थ्रो अवे प्राइस पे या रीजनेबल प्राइस पे मिल जाए। उम्मीद अच्छा, की प्राइस जाती है। प्राइस भी जो है ना, ये एक बहुत ही वाइड टर्म है। जैसे आपने अभी अभी बोला कि वो 10 रुपए की थी लेकिन 1 रुपए में मिल गई। हाँ, अब आपके लिए वो 10 की परसीव्ड वैल्यू है, दूसरे के लिए तो 0 थी। ज़ीरो थी, उसके लिए कचरा था वो। तो उसको 1 रुपया मिल गया, वो उसमें भी खुश है। और मे भी आप उसको 10 की समझ के किसी को 15 में देके खुश होंगे हुँ। कि अपने तो चलो एक की चीज 10 हाँ। वाली, और अब ये कोई 15 में ले रहा है, लेकिन वो 150 की हो सकती है। हाँ, और यही इस हॉबी का चार्म है। और इसीलिए मैं 2 बात, कहीं पे भी अगर मेरे से कोई जूनियर फिलैटलिस्ट होता है, तो मैं ये कहने की ज़रूर कोशिश करता हूँ, नेवर बाय अ स्टैम्प विदाउट हैविंग अ नॉलेज अबाउट इट। क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, तो अरे सर हमको तो लगा कि ये इतने पुराने 100 साल पुराने टिकट हैं, इनकी बड़ी मैं वैल्यू। तो ये 10,000 रुपए में खरीद लिया। आज भी 100 साल पुराने टिकट 5 पैसे में मिलते हैं। हाँ, क्योंकि उस समय बहुत छपते थे। करोड़ों की क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल थे। फिर उनका कोई मार्केट कलेक्टर नहीं है, हाँ, वो किसी थीम में नहीं लगते, वो किसी सब्जेक्ट में नहीं लगते, तो उनकी डिमांड भी नहीं है। तो ये तो एक साइड बाय साइड ट्रेड सिस्टम है। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ, जो आपने व्हाट्सएप के लिए कहा था और सोशल मीडिया का जो आ गया, बिज़नेस में जो हेल्प मिल रही है, उससे एटलीस्ट रिमोट एरिया में भी जो लोग बैठे हैं, उनको अपने मटेरियल की राइट वैल्यू मिल रही है। नहीं तो सिचुएशन ये थी कि 4 टॉप सिटीज़ के अंदर डीलर सिचुएटेड थे, बाकी लोगों को जो मिल गया ठीक है। बट अब वो वेल प्रेज़ेंटेड है, वेल इन कनेक्ट है, तो उनको दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। हाँ, ठगी नहीं हो पाती। ठगी नहीं हो पाती। मैं भी जो पुराने एंटीक डीलर्स हैं, इनके यहाँ जाता हूँ, अगर उन्होंने मुझे कोई कवर दिखाया और उसके उन्होंने 1000 माँग लिए, और अगर मैंने उनको कहा कि क्या बात करते हो, ये 100 में मिलता है, तो वो मुझे 1 मिनट में गूगल पे और व्हाट्सएप पे खोल के दिखा सकता है, देखिए ये फला तारीख को ये देखिए 1000 में बिका है।
तो यानी लोगों को ये राय ही आप देना चाहेंगे कि अपने स्टैम्प्स को संभाल कर रखें, इनको बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आज भी एज एन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सोसाइटी के ऑफिस बियरर हैं, तो हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं, रिटायरिंग मेंबर्स हैं या डिमाइस मेंबर्स हैं, उनका मटेरियल तो बिकता ही है। हम लोग उस मटेरियल को कभी भी वन शॉट उनको किसी को लमसम बेचने की कभी राय नहीं देते। हम उनको हेल्प करते हैं, उस मटेरियल को कैटेगराइज करवाते हैं, फिर हम उसका व्हाट्सएप पे ऑक्शन रखते हैं। वो ट्रांसपेरेंसी हाँ, ट्रांसपेरेंसी भी है और राइट वैल्यू है। Right. उनको भी उस ग्रुप में ऐड कर देते हैं। उनको दिखता है कि हाँ, 10 लोगों ने बोली लगाई है। हम कोई चीज़ को 100 रुपए में लिस्ट किए थे, 2000 में बिक रही है, 3000 में बिक रही है। अभी रिसेंटली हमारे एक मेंबर डिवाइस हुए थे, उनकी वाइफ ने कहा कि भई हमको ये कुछ मटेरियल्स सेल करना है। जयपुर में ही एक ऑक्शनर है, एस्टिमेट वैल्यू थी 15,000 रुपए, ऑक्शन में वो बिका है 75,000 का, 5 गुना बढ़ गया। 5 गुना बढ़ गया। और ऐसा नहीं है, 15,000 वाज द राइट प्राइस जो एस्टिमेट वैल्यू थी। पर कभी-कभी क्या होता है, कोई चीज़ किसी को चाहिए तो चाहिए, चाहिए उसका उसका फिर कुछ नहीं है। और दो फिनिकी बायर अगर एक दूसरे से भिड़ गए हाँ। तो यू नेवर नो। पर एक बात बताइए, हम लोग जो स्टैम्प्स देखते हैं, इंडिया पोस्ट हर साल 50 से 60 स्टैम्प्स रिलीज करता है। ज्यादातर स्टैम्प्स हमारे यहाँ पर्सनैलिटीज पे क्यों होते हैं? इतने महापुरुष, इतने देखिए, इसमें कई बार लोग तो इसके लिए दोषी समझते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को या हमारे कल्चर सिस्टम को, पर मैं दोषी समझता हूँ हम फिलैटलिस्ट फ्रेटर्निटी को। क्योंकि अगर आप एक बात समझिए कि किसी रिलीजियस गुरु पे, लीडर पे, पंडित पे या किसी पॉलिटिकल लीडर पे स्टैंप निकालने के लिए उनके फॉलोअर इतना पुश कर सकते हैं इंडिया पोस्ट कि वो टिकट निकले, ये भी लॉबिंग का नतीजा होता लॉबिंग का ही नतीजा है। तो फिर हम भी, इंडिया पोस्ट तो रोज मांगता है, है। इंडिया पोस्ट आए दिन राय मांगता है कि आप बताइए कि कौन से अच्छे इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले स्टैंप हमको निकालने चाहिए। मगर उस तरीके का फिलैटलिस्ट फ्रेटर्निटी उस हाई लेवल का रेस्पॉन्स एंड प्रेशर वो नहीं कर पाती। क्योंकि कई बार तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि जिस पर्सनैलिटी पे स्टैंप रिलीज हुआ है वो पर्सनैलिटी थी कौन। ये रीजनल वाले जो लीडर्स हैं उनके साथ है, लेकिन जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है आपको तो पता है, उसी के कारण ये क्योंकि हम जब दूसरे रीजनल पार्टीज तो नेशनल पार्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर है। क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ बांग्लादेश के बड़े ही खूबसूरत स्टैम्प्स होते हैं या ब्रिटिश स्टैम्प्स हम देखते हैं, वो शायद ही कभी किसी पर्सनैलिटी पे, बहुत रेयर निकालते हैं। किसी न किसी थीम पर होता है, नेचर पर, रेलवे पर, वाइल्ड लाइफ पर। देखिए, उनमें और इंडिया में एक फर्क है। कई कंट्रीज तो पर्सनैलिटीज पे कम इसलिए निकल रही है कि पर्सनैलिटीज के टिकट तो बाहर बिकते ही नहीं है हाँ, दूसरे देशों में। अब अगर वो कलेक्टर्स मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो उनकी तो मजबूरी है कि उनको ऐसी थीम्स और ऐसे सब्जेक्ट पे टिकट निकालने पड़ेंगे जो पूरी दुनिया में पसंद किए जाएं। इंडिया के साथ ये एक प्लस भी है और माइनस भी है कि हमारे स्टैम्प तो जितने निकलते हैं वो इंडियन मार्केट में ही कम पड़ जाते हैं। शायद 2 या 3 लाख स्टैम्प वो भी है, छापे कुछ जाते कुछ स्टैम्प 10 लाख भी 15 लाख भी निकलते हैं, बट फिर भी इंडियन मार्केट में कम पड़ते हैं। कभी कभी ये बात भी आती है कि फिर इंडिया पोस्ट ज्यादा क्यों नहीं निकालता। तब कुछ हमारे ही एक काउंटर पार्ट फिलैटलिस्ट होते हैं, वो ये भी कहते हैं ज्यादा मत निकालो ताकि वैल्यू जल्दी बढ़े। तो उसका बिजनेस एंगल है। मिनिएचर शीट क्या होती है, क्यों बनती है और क्या इसका क्या इकोनॉमिक्स है? आने वाले टाइम में इंडिया की मिनिएचर शीट का मार्केट का उठना और गिरना ये अपने आप में एक बहुत जबरदस्त केस स्टडी बनेगी कि कैसे कमर्शियल एंगल से जब फिलैटली के अंदर लोग आते हैं जिनका एक्चुअली स्टैम्प के साथ कोई कनेक्ट नहीं है, उनका स्टैम्प से कोई अट्रैक्शन नहीं है, वो अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो गोल्ड में कर रहे थे, सिल्वर में कर रहे थे, वो स्टैम्प में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए एंड दे बर्न देयर फिंगर्स। हुआ क्या कि हमारा मार्केट जब फिलैटली का कम डेवलप था 1990s टू 2000 तक, उस वक्त ये सारे टिकट जो हैं ये 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितने मिनिमम नंबर्स में निकल रहे थे। उन्हीं दिनों के अंदर सी टेनेंट पेयर्स ने एक फॉर्मेट होता है जिसमें 2 डिफरेंट स्टैम्प जुड़े हुए होते हैं, डिफरेंट डिजाइन ऑफ स्टैम्प, वो एक फॉर्मेट आया। फिर ये जो स्टैम्प शीट फॉर्मेट में आते हैं, जो एक ही जैसे शीट की पूरी स्टैम्प की पूरी शीट होती है, 30 टिकट की, 40 टिकट की, और 4 का सेट निकल रहा है या 2 का सेट निकल रहा है, 4 डिफरेंट
मान लीजिए 4 बर्ड्स ऑफ इंडिया है एक और- साथ निकल रही और उनकी 30-30 टिकट की 4 शीटें निकली, हम्म, तो ये एक फिलेटली में एक फॉर्मेट होता है मिनिएचर शीट एंड सोवेनियर शीट, कि क्यों ना उन चारों टिकट की भी एक शीट निकाल दी जाए। तो किसी को वो पूरी पूरी शीट भी नहीं रखनी है, एक एक टिकट तो वो उन शीटों में से रख लेगा, लेकिन एक मिनिएचर शीट भी रख लेगा, एक शीट एक सोवेनियर शीट भी रख लेगा टू इंक्रीज द मार्केट। ये एक ट्रेंड आया। अब जब ये ट्रेंड आया और उन दिनों में क्वांटिटी बहुत कम निकल रही थी, तो कई इन्वेस्टर्स ने पूरी क्वांटिटी को ग्रैब करना चालू कर दिया। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ है एक स्टैम्प का, मैं पर्टिकुलरली नाम नहीं लूंगा, लेकिन फ्लैट लिस्ट तो खैर समझ ही जाएंगे और कॉमन भी सुनने वाले समझेंगे कि किस तरीके की प्रैक्टिसेस है। कि एक टिकट था वो खाली 1 लाख निकला और 50,000 भी वो जिस पर्सनैलिटी पे निकला, राजकुमार शुक्ला वाले स्टैम्प की अब मैं नाम आप लोग कर सकते हैं उससे। राजकुमार शुक्ला एक फ्रीडम फाइटर थे बहुत बड़े। बिल्कुल, तो उनके ऊपर जो टिकट निकला वो 1 लाख टिकट निकला। हम्म, लगा कि निकलवाने वालों ने ये कहा हाँ, कि भाई वो तो रीजनल लीडर थे, लेस इससे नोन, ज्यादा लेसर नोन है, क्या इसका फायदा ज्यादा निकालने का। लेकिन कुछ लोगों को ये पहले ही पता लग गया कि 1 लाख ही निकल रहे हैं। 50,000 टिकट उसमें से उनके गांव में जो रिलीज फंक्शन हुआ वहां भेज दिए गए कि भाई पूरे इंडिया में तो बिकने वाला नहीं है, तो कम से कम वहां तो उनके घर परिवार फॉलोअर वो खरीद लेंगे। वो खरीद लेंगे। 50,000 टिकट एक अलग ही कॉर्नरिंग की हो गई वो बिलो दी टेबल। जस्टिफिकेशन ये था कि फंक्शन में भेज रहे हैं, लेकिन वो एक डीलर मार्केट में सप्लाई हो गए। उसी डीलर कार्टेल ने ये भी इंश्योर करा कि बाकी के जो 50,000 पूरे इंडिया में बट रहे हैं, उसमें से भी उन्होंने रिलीज होने से पहले ही अपने अपने लोगों को कह दिया कि भाई वो 5 रुपए का टिकट रिलीज हो रहा है, हम 10 में ले लेंगे, हम 15 में ले लेंगे, हम 20 में ले लेंगे। हर सिटी के अंदर लोगों ने ब्यूरो में जाके जिसको जैसा मौका लगा ज्यादा से ज्यादा वो ले लिए और वो भी वहीं सप्लाई कर दी उन्हीं को। लोगों को लगा कि इससे अच्छा तो कोई बिजनेस नहीं है कि भारत सरकार आज 5 रुपए की कुछ चीज निकाल रही है और अभी के अभी हमने इसके 20 रुपए कर लिए। मतलब अनाज की जमाखोरी होती थी, स्टैम्प्स की जमाखोरी की भी शुरुआत हो बिल्कुल हुई थी ये। हाँ, अब क्या हुआ कि वो जिसके पास में वो सारी शीटें इकट्ठी हो गई, उस शीट की फेस वैल्यू 200 रुपए 250 रुपए थी, उन्होंने उसको बिल्कुल कॉर्नरिंग करने के बाद में सीधे ही 10,000 में बेचना चालू करा। अब जो लोग हैं जिनको हर टिकट एक एक चाहिए हाँ। कलेक्शन में, तो डीलर किसी को झक मार के वो 10,000 की 30 टिकटों की शीट लेके 200 300 का एक टिकट हाँ। 5 रुपए वाला वो बिका। बिका। ये एक पूरे 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 इंडिया में ये बात फैल गई कि ये भी एक ऐसी कलेक्टिंग एक्टिविटी है जिसमें 5 रुपए के 300 रुपए 3 दिन में होते हैं। तो सडनली जो इन्वेस्टिंग लोग हैं वो इधर अट्रैक्ट उनका ये अट्रैक्शन आया इधर कि क्यों नहीं फिर इसी तरीके से क्वांटिटी के अंदर ये शीटें उठाई जाएं। और उन्होंने ये मिनिएचर शीटें क्वांटिटी के अंदर उठानी चालू की। अब उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके शीटें तो होल्ड कर ली, लेकिन इस तरीके की जो मुझे कहना चाहिए स्क्रूपलस प्रैक्टिसेस हैं, तो कई फ्लैटलिस्ट का भी इसके अंदर ये सोचना था कि नहीं खरीदेंगे हम 5 का 300। तो वो एक ट्रेंड ये आया कि नहीं खरीद, जो अगर इस तरीके से जो काला बाजारी करने वाली जो प्रैक्टिस है को प्रमोट ना किया। इसको प्रमोट नहीं करना तो हमको तो नहीं खरीदना। तो कई लोग इसमें डिसहार्टेड होके समझो, गुस्से में समझो, इससे वापस से दूर भी हुए। और इधर इंडिया पोस्ट पे दबाव आया कि भाई आप ये कम क्वांटिटी निकाल रहे हैं, इससे ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने क्वांटिटी बढ़ा दी, तो वो तो मार्केट एक तरफ से सप्लाई आई और दूसरी तरफ से बायर बाजार से आउट हो गए। हाँ, तो वो जिनके पास स्टॉक था वो पड़ा ही रह गया। तो वो उंगलियां जला ली उन्होंने उंगलियां जला ली। आखिर में वो इस पे उतर आए कि जितने का है उतने में तो लो। हाँ, अभी अभी वो दौर चल रहा है। वो दौर चल रहा है। और मैं तो कहता हूँ गनीमत है। बीच में तो एक दौर आया था कि जितने में आया उससे 10-20% कम में ले लो, पर ले लो, रुपया खुला करे कहीं और काम में ले। हाँ, लेकिन होते होते अभी वो इतना तो स्टेबलाइज हो गया। लेकिन एक बुरी बात यही हुई कि अब नॉर्मली लास्ट 10 इयर्स के स्टैम्प किसी ने अगर कलेक्ट करे हैं और वो किसी को बेचने जाता है तो उसको फर्स्ट रिएक्शन यही मिलता है, अरे ये तो सब नए वाले हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं। हाँ, उसमें अभी शायद 10-20 साल उसको और वो जख्म भरने में तो टाइम लगेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जिस तरीके से लोगों ने फिर मॉडर्न स्टैम्प्स को डिसिप्लिन तरीके से कलेक्ट करना छोड़ दिया है, ये वापस से आपको वो टाइम देखने को मिलेगा कि तब कई स्टैम्प्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि अब कोई स्टॉक नहीं कर रहा, अब कोई इन्वेंट्री क्रिएट नहीं कर रहा, अब कलेक्टर्स भी सारे लाके रख नहीं रहे।
लेकिन इंडिया का एक-एक टिकट मुझे चाहिए, ये कलेक्टर कभी खत्म नहीं होंगे, ये तो हमेशा रहेंगे। ये रहेंगे और उनकी वांट लिस्ट से जब वो गैप भरेंगे उनको महँगे में लेने ही पड़ेगा। हाँ, इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि अगर इंडियन स्टैम्प कलेक्ट करने हैं, तो पीडी अकाउंट खोलिए। ताकि आपके पास जो उसकी लागत है उसी पर आ जाए। उसी पे आ जाए और आपको एक-एक टिकट के महँगे ढूँढने ना पड़े। वैसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस एंगल, हाँ, क्यों हमको स्टैम्प इकट्ठे करने चाहिए? देखिए अगर आप पास्ट के अंदर देखें, चाहे आप आईएएस के एग्ज़ाम के इंटरव्यूज़ में देखें और चाहे कौन बनेगा करोड़पति के क्वेश्चंस में देखें, जिस तरीके का नॉलेज, जनरल नॉलेज लेवल आज की तारीख में एप्रिशिएट कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छी पर्सनैलिटी में होना चाहिए। आप मुझे और कोई तरीका बताइए जिससे सारी फील्ड की नॉलेज एक हॉबी से आ सकती है। आज आपको बुक्स रीडिंग का अगर शौक है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं ज्योग्राफी पढ़ूँ कि हिस्ट्री पढ़ूँ कि साइंस पढ़ूँ। किसी एक एरिया में आपको सोचना पड़ेगा। किसी भी तरीके से जब आप स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, जब आप उसकी इमेज को देखते हैं, आपको अपने आप ही उसके 10 अलग-अलग सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाती है। द कंट्री, ज्योग्राफी, द वैल्यू, इकोनॉमिक्स, जो डिज़ाइन उसके ऊपर डिपिक्ट है, वो उसकी हिस्ट्री है कि कल्चर है। तो जितना बड़ी नॉलेज अगर इस इत्ती से पीस ऑफ उससे पेपर से आती है, मैंने आज तक नॉट बिकॉज़ मैं फिलैटेलिस्ट हूँ, मैं और भी बहुत चीज़ें कलेक्ट करता हूँ। हम लोग अभी इस पर भी एक दिन अलग से बात करेंगे कि आपके जैसे कॉइन कलेक्शन है और मैच बॉक्स तो कलेक्शन। पर मैं अगर उन सारी चीज़ों को स्टैम्प से कलेक्ट करता हूँ, हाँ, तो जो नॉलेज का जो बेस है, वो जितना स्टैम्प में है, वो कहीं वो कहीं नहीं है। मैं अभी बच्चों के साथ में हम लोग सब घूमने गए थे। आजकल बच्चों में करीब 2-1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, एक गेम पॉपुलर है, जिसमें वो सिटीज़ का नाम लो, तो फिर बताओ कि ये कौन-सी कंट्री में है। तो मैं ऐसे ही देख रहा था, बच्चे खेल रहे थे, मैं भी बैठ गया। अब मैंने उनको वो जिस तरीके से कंट्रीज़ के नाम बताने चालू करे, हाँ, अब वो उनमें से 50 कंट्री तो ऐसी थी वो उन्होंने नाम ही नहीं सुने थे, तो वो बोले कि आपको ये कैसे पता लगे इन कंट्रीज़ के बारे में? वो तो स्टैम्प हमने कहा हम तो स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, तो सारे देशों का पता कंट्रीज़ पहले रिकॉग्नाइज़ करते हैं और कौन-सी अब एग्ज़िस्ट करती है और कौन-सी नहीं करती है। हाँ, डेड कंट्रीज इन डेड कंट्रीज़ भी हैं। तो ये डेफ़िनेटली इट इज़ अ बेस्ट वे ऑफ गेनिंग नॉलेज, नो डाउट अबाउट इट। मैंने कई बार लोगों को ये कहते सुना कि अगर आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं और आपकी स्टैम्प्स में रुचि है और भारत के सारे स्टैम्प्स के ब्रोशर्स अगर आपने पढ़े हैं, यस, तो आपको जीएस के लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बात है, मैं तो स्ट्रांगली मानता हूँ। हाँ, सब कुछ उसमें आ जाता कई बार जब मैं अभी इन दिनों तो खैर मैं इतना रेगुलरली नहीं देख रहा, जब केबीसी पॉपुलर था, मैं खुद सरप्राइज़ करता था कि इतने सारे क्वेश्चन के आंसर हमको बिकॉज़ ऑफ स्टैम्प्स है पता है। स्टैम्प्स, और कोई जरिया नहीं है उसका। और कोई जरिया ही कोई एक किताब इतने सारे उत्तर उत्तर नहीं सब्जेक्ट दे सकता। हो ही नहीं सकते, हम पढ़ ही नहीं सकते। इसके अलावा स्ट्रेस बूस्टर भी है ना कि स्ट्रेस बूस्टर। कहते हैं जो लोग फिलेटलिस्ट होते हैं उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है क्योंकि एक तो उनमें धैर्य आ जाता है कि कोई चीज कब मिलेगी। बिल्कुल, जितनी पेशेंस स्टैम्प हाँ। कलेक्टिंग में चाहिए, वो उनको मतलब एक तो ये सोच दे देती है कि अननेसेसरीली किसी चीज़ के लिए भाग-दौड़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पीसफुली स्टडी करके और अगर हम कलेक्ट करेंगे और कभी ना कभी वो आएगा, ये कॉन्फिडेंस भी मिलेगा आपको फिलैटलिस्ट में। कभी तो मिलेगी मंदी करने। तो पांडे जी, बहुत बहुत सारी चीजें छूट भी गई हमारे डिस्कशन में क्योंकि समय की भी एक थोड़ी सा यहाँ है। मैं तो ये इतना बड़ा समंदर है फिलैटली जो है, कि वैसे भी किसी 1, 2 या 10 टॉक में भी हम इसको समेट नहीं तो सकते। आज हमने सिर्फ इस एंगल से ही बात की है कि इसका बिजनेस एस्पेक्ट क्या है। हम लोग एक दिन बात करेंगे इसके एकेडमिक्स की, इसको प्रोक्योर कैसे किया जाए, स्टैम्प्स को हिफाजत से कैसे रखा जाए और अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कैसे किया जाए। कैसे किया जाए। तो आज बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे और हम लोग Same with- अगली बातचीत निश्चित रूप से जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं और जो दूसरे कलेक्टिबल्स हैं उन पर भी करेंगे। आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर